आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक जो है हमारा बिजनेस स्टडीज का टॉपिक। नेम है स्टाफिंग। ये है हमारा चैप्टर 6। ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से पीडीएफ्स लिए हैं। इन केस आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, स्टाफिंग की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं वो पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज के बारे में, जो भी रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड क्यों होती है, और ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको 2 या 3 पार्ट्स में हम वीडियो में कवर करेंगे, तो आप सभी वीडियोस चेक कर लेना। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं कि प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग पीपल टू जॉब्स, मतलब कि जो भी पीपल हैं उनको जॉब पे रखना उनकी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो ये स्टार्ट होता है प्लानिंग के साथ, इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शन, जैसे कि इसमें होता है रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है पीपल का, उनकी प्रमोशन होती है, कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। तो ये सब कुछ किसमें आता है, हमारा स्टाफिंग में आता है। तो स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। कि स्टाफिंग क्या है, एक पार्ट है मैनेजमेंट की प्रोसेस का जो किससे कंसर्न है, यूटिलाइजिंग और मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्टरी या फिर सेटिस्फाइड रखने का। स्टाफिंग में क्या इन्वॉल्व रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज रहेंगे, इसमें डेली वेजर्स भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द एवरी इम्पोर्टेंट ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, जो भी सिंगल पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इंडिविजुअल वर्कर, तो वो क्या है, एक परफॉर्मर है, तो उन सभी का ध्यान रखना ही स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग को हम मैनेजरियल फंक्शन डिस्क्राइब किया गया है जो फिल एंड कीपिंग फिल्ड, मतलब कि पोजीशंस फिल करता है और पोजीशंस को फिल करता रहता है फ्यूचर में भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट, सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारे हमें कि कौन सी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। फिर इसमें हम करते हैं रिक्रूटमेंट, फिर हम करते हैं सिलेक्शन, उसके बाद हमारा आता है प्लेसमेंट, फिर होता है प्रमोशन, उसके बाद अप्रेजल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल टू फिल द रोल्स डिजाइन इनटू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो स्टाफिंग होता है वो फंक्शन फॉलो करता है किसका, प्लानिंग का और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस को। जैसे कि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमारा प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग और फिर उसके बाद आता है हमारा स्टाफिंग। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं प्लानिंग में व्हाट इज टू बी डन और कैसे करना है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर जो मैनेजमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने स्टाफिंग पोजीशन को क्या करती है, फिल करती है। एक बार हमें नंबर पता चल जाए कि हमें किस टाइप का पर्सोनल, यहाँ पे पर्सोनल का मतलब स्टाफ से है, किस टाइप का हमें पर्सोनल सिलेक्ट करना है, डिटरमाइन मैनेजमेंट स्टार्ट्स वर्क विद द एक्टिविटी, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है रिक्रूट करने की और पीपल को सिलेक्ट करने की और फिर उन्हें ट्रेनिंग देने की। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में
अपना एक वर्क कल्चर होता है। आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज न्यू जॉब्स, नई नई जॉब्स क्रिएट होती रहती है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं वो लीव भी कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। तो जो स्टाफिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो क्या करता है, राइट पीपल को राइट जॉब पे रखता है। मतलब कि उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कोई अगर बंदा है तो उसे हम उठा के मार्केटिंग में डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उसे सही जॉब पर रखा जाएगा। तो स्टाफिंग क्या करता है, एक उस पोजीशन को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सही पीपल को उसकी सही जॉब पे क्या करता है, प्लेस करता है। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं किसी भी बिजनेस का। जो सही पीपल हैं वो हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को टॉप पे ले जाने का। और अगर वही आपने गलत डिसीजन ले लिया, किसी गलत इंसान को किसी गलत पोस्ट पे रख लिया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो अपने आपके बिजनेस को खराब भी कर सकते हैं। तो स्टाफिंग क्या है, एक फंडामेंटल और क्रिटिकल ड्राइव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है। नाउ अ डेज स्टाफिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में। ऑर्गेनाइजेशन के साइज भी बड़े हो गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर हो गया है ह्यूमन बींग्स का। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, राइट? इस चीज से तो आप एग्री करेंगे। और अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट एसेट अगर छोड़ के चली जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर वो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, तो वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। तो जो एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसके जो गोल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स आपने रखा हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि आप अपनी पोजीशन को अच्छे से किसी अच्छे स्किल्ड पर्सन के साथ फिल नहीं करते हैं। तो स्टाफिंग क्या करती है, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब। ये आपको हेल्प करती है ढूंढने में एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल जो भी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जरूरत है। अगर आपने सही पर्सन को सही जॉब पे रखा है तो इससे क्या होता है, हायर परफॉर्मेंस होती है जो कि आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प करती है। इससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ जो होती है वो इंश्योर हो जाती है। सक्सेशन प्लानिंग की अगर हम आगे बात करेंगे तो उसमें हेल्प होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। और सेम टाइम ये डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क को अवॉइड करती है। फिर उसके बाद इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन और मोराल भी इंक्रीज करती है। अगर किसी स्किल्ड एम्प्लॉय को, किसी राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा गया है तो उन्हें फेयर रिवॉर्ड देकर भी हो सकता है, या मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके से हो सकता है। तो स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म एफिशिएंटली बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको एफिशिएंटली करना चाहिए। अगर सही एम्प्लॉय अगर नहीं अवेलेबल है तो उससे क्या होगा, वेस्टेज होगा किसका, मटेरियल का, टाइम का, एफर्ट का और एनर्जी का भी। इसका रिजल्ट क्या रहेगा, लोअर प्रोडक्टिविटी रहेगी, पुअर क्वालिटी रहेगी और ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी, लॉस में रहेगी। तो इट इज मस्ट की राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट टाइम। और उन्हें क्या देनी चाहिए, हमें एडवोकेट ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वेस्टेज क्या हो जाए, हमारा मिनिमम हो जाए। आई होप आपको स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। अब हम करते हैं स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इट इज अ फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म। सभी मैनेजर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। ये एक सेपरेट फंक्शन है और स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। और इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन रिलेशंस को कंसीडर करते हैं। ये सभी मैनेजर्स की ड्यूटी है कि उन्हें पोजीशन फिल करनी है और मेक श्योर करना है कि जो पोस्ट है वो क्वालिफाइड पीपल से क्या होनी चाहिए, ऑक्यूपाई होनी चाहिए। स्टाफिंग जो है वो लिंक्ड है किससे, ऑर्गेनाइजिंग से।
ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं हम, राइट। और स्टाफिंग में क्या होता है, उन्हीं डिपार्टमेंट्स को फिल करना होता है। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जो भी पीपल हमें रिक्वायर्ड है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि किस तरह का उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी है, मोटिवेट रखना है, हार्मनी होनी चाहिए विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब में उसकी हेल्प होती है। फिर उसके बाद है स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जो स्टाफिंग फंक्शन है वो ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है। और जो भी परफॉर्मेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है किस पे, कि उसके फंक्शन को, स्टाफिंग फंक्शन को कितने अच्छे से परफॉर्म किया गया है। इससे क्या होता है, उनके जो भी पर्सनल है वो कॉम्पिटेंट होगी तो गोल्स भी अचीव होंगे, अदरवाइज गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो ये सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टली डील करे और पीपल को सिलेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए। तो इसमें वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, न्यू एम्प्लॉयज लेकर आना, उन्हें ट्रेनिंग देना, फिर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना, उनमें मोराल जो है मेंटेन रखना, और उनकी हेल्थ और फिजिकल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मे परफॉर्म ऑल ड्यूटीज, जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी हो गया, वेलफेयर हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, तो इन्हीं सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज जो एम्प्लॉयज होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देंगे और लंबे टाइम तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे हमें जो हमारा पर्सनल है, जो हमारा स्टाफ है, उसमें हमें इंक्रीज भी करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स अलग बनाने पड़ेंगे। और उसमें ही एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये किसमें स्पेशलाइज्ड होता है, मैनेजिंग पीपल, हाउ टू मैनेज द पीपल, द पर्सनल, द स्टाफ। तो इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट एंड साइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस एज वेल। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा उसमें स्पेशलिस्ट होंगे हर फंक्शन को करने के लिए। जैसे कि रिक्रूटमेंट, सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल, एनालाइजिंग जॉब, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, फिर कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स को डेवलप करना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, लेबर रिलेशंस मेंटेन करना, ग्रीवियंसेस और कंप्लेंट्स जो है एम्प्लॉय की उन्हें हैंडल करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन। तो ये सभी चीजों के लिए हमारे क्या होंगे, स्पेसिफिक स्टाफ होगा जो उन सबको परफॉर्म करेगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेज। इसमें कुछ खास नहीं है। हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें। Human resource management in its present form has evolved from a number of significant interrelated development होती है इसमें। और emergence हुआ है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, लेबर वेलफेयर का इसमें रहता है हमारा, उनका रोल जो है वो लिमिटेड है। इसमें कुछ खास नहीं है। तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम देख लेते हैं। जैसे जैसे देखिए, पहले जो थी लेबर यूनियन हुआ करती थी हमारी, ठीक है। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है, तो न्यू स्किल्स जो है वो भी एस्टेब्लिश हो गई है, नेसेसिटीज बन गई है। तो जो पीपल होते हैं वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गए हैं, जिनकी डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी ह्यूमन एलिमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि मैकेनिकल साइड ऑफ द एंटरप्राइज, स्टाफिंग एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि फाइंड करना, एवेलुएट करना, एस्टेब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब कि आजकल एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है एज कंपैरिजन टू दी पहले के एनवायरनमेंट से। तो उनको एक एसेट समझा जाता है। तो इसमें बस इतना ही कर लेना इनफ है। फिर अब हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें अब तक तो पता चल ही गया है कि ये एक प्राइम कंसर्न है स्टाफिंग फंक्शन का। तो इसमें क्या रहता है हमारा, दीज रिक्वायरमेंट्स में अराइज इन केस ऑफ द स्टार्टिंग। जैसे कि कोई अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है या एक्सपेंड हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसे क्या चाहिए, नए एम्प्लॉयज चाहिए।
अगर हमें किसी को रिप्लेस करना है, अगर नया ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें सब सारी ही पोस्ट फिल करनी पड़ेगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग है, कोई एक्सपेंड कर रहा है तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, या फिर हम फायर्ड भी कर सकते हैं अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो। जैसे कि हम ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब कि सब जगह पानी है लेकिन पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पाइट टू थर्ड ऑफ द अर्थ बीइंग वाटर, लेकिन जो ड्रिंकेबल वाटर है वो स्कार्स कमोडिटी हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ये ढूंढना भी एक टास्क ही होता है हमारे लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्टाफिंग का जो फंक्शन है उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसके प्रोसेस को अच्छे से समझा जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो अचीव हो सके। Even in situation where a single job vacancy might attract few hundred of the applicants, तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे कि एक पोस्ट है लेकिन उसके लिए आजकल के अगर हम टाइम की बात करें तो हंड्रेड ऑफ एप्लीकेंट्स अवेलेबल हैं। तो उसमें से अपने अकॉर्डिंग ढूंढना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो वो भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। जो फ्रेशली अपॉइंटेड पर्सन होते हैं वो माइट नीड ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग, उन्हें जरूरत पड़ती है। और अगर सिलेक्ट हो जाता है उनका, तो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होती है, एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो ये सब कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ वन इज सिलेक्टेड बाय अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम कहते हैं बीपीओ। आपने सुना होगा बीपीओ, उसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसमें क्या है, एक्सट्रोवर्ट हमें लोग चाहिए और वेल वर्स्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। तो वन नीड्स टू बी ट्रेन इन रेलिवेंट बिजनेस प्रोसेसेस, टेलीफोन कॉन्वर्जेशन आनी चाहिए, एथिकेट्स होने चाहिए, और एक्चुअल प्लेसमेंट हमें करवानी पड़ती है। तो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस क्या रहेगा, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट के जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का वो। तो सबसे पहले अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। What follows is a brief description of your work stages. तो सबसे पहले estimating the manpower requirement. तो you are aware that while designing the organizational structure, जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेवल्स होते हैं, कि हम रिलेशनशिप बनवाए बताएं, कि विद व्यू ऑफ इवॉल्विंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, जिससे कि क्या होता है, हमें अपनी जो है जॉब पोजीशंस क्रिएट होती हैं और पता होती हैं। तो जो भी हमारी जॉब नेसेसिटीज होती हैं किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने की, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, और अगर उसमें एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब कुछ चीजें जो है वो डिसाइडेड होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये देखना पड़ता है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने पर्सन चाहिए और किस टाइप के चाहिए। Given that we need to encourage women, person from backward communities, यहाँ पे दिया हुआ है कि वुमेन को एनकरेज करना चाहिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज से होते हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज जो होते हैं उन्हें, जैसे कि फिजिकली चैलेंज हो गया, विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड हो गया, तो इन सबको भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ऐसी पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकें और उनका भी बेटर यूटिलाइजेशन कर सके अपने साथ साथ। तो इसमें इतना ही है, इतना इट इज इनफ। फिर उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में क्या रहता है हमारा, ये जो है हमारा प्रोसेस है सर्च करने का प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का मतलब होता है जो हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल है, और स्टिमुलेट करना भी होता है कि कोई पर्सन हमारी जॉब के लिए अप्लाई करे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एडवर्टीजमेंट आपने देख ली, तो आप उसके लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो इस रिक्रूटमेंट का ही पार्ट होता है। उसमें आपको जॉब के बारे में बताया जाता है, कई बार सैलरी भी बता दी जाती है, जॉब की डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है, क्वालिफिकेशन स्किल्स जो उस जॉब के लिए चाहिए, तो वो किसका पार्ट है, हमारा रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन, और हमारे कंपनी में कितनी वेकेंट पोजीशन है, उस एडवर्टाइजमेंट में जो है आपका पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं पर भी आप पब्लिश कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, लार्ज नंबर जो है रिक्रूटमेंट वेन्यूज अवेलेबल होते हैं किसी भी फॉर्म में,
तो उनसे हम बात कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो इसमें ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी हो, जैसे कि हमने एम्प्लॉइज को बोल दिया कि हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ये वेकेंट है, तो आपके नोन में कोई है तो आप उसे बता देना। और एक्सटर्नल भी हो सकता है कि हमने कोई एजेंसी हायर कर ली और ईमेल या फिर पैम्फलेट्स कुछ भी हमने अपना डाल दिया, जिसमें हमने अपनी वेकेंट पोजीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद आता है हमारा सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, इसमें हम सबको कॉल करते हैं कि भाई आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। और सिलेक्शन क्या होता है, हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम चूज करते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में हम चूज करते हैं जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स के सीवीज आए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी छटनी करना, मतलब कि। तो इसके दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन की, इंश्योर करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट मिले जितने भी अवेलेबल हैं। और enhances the self esteem and prestige of those selected and conveys to them the seriousness which the things are done in the organization। तो इसमें दो चीजें ये रही। फिर सिलेक्शन हो गया हमारा, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है हमारा। ज्वाइनिंग करवाते हैं जॉब, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको। और सोशलाइजेशन होता है, जो भी वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ अपना ब्रीफ प्रेजेंटेशन होता है, कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सुपीरियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, कोलीग्स को, सबको। फिर उन्हें जॉब का चार्ज दे दिया जाता है जिसके लिए वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो ओरिएंटेशन होता है एक तरीके से इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज। ओरिएंटेशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट किया है उनको दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, फैमिलराइज करना, ताकि आपस में जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सके, पॉलिसी रूल्स वगैरह सब बताना। तो यहाँ पे दिया हुआ है। ओवर स्टाफिंग का है ये तो, मोर प्ले लेस वर्क। ज्यादा स्टाफ होगा तो क्या होगा, यही होगा कि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही बंदे रखने चाहिए जितना स्टाफ होना चाहिए। अगर हम ओवर स्टाफिंग करेंगे तो वो रिसोर्सेज का और जो भी कंपनी के रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, उनका वेस्टेज ही होगा। तो प्लेसमेंट पढ़ रहे थे हम। प्लेसमेंट रेफर्स द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट जिसके लिए वो पर्सन सिलेक्ट किया गया। अब प्लेसमेंट भी हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। उसमें उसको सिखाया जाएगा कि किस तरीके का काम आपको करना है और कैसे करना है बेस्ट वे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसमें उस एम्प्लॉय को टर्न करती है जिससे उसको बेनिफिट हो सके, उसको मोटिवेटेड रखती है, उसकी कॉम्पिटेंसीज को स्ट्रेंथन करती है, जो भी उसके अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उसको एनहांस करने का काम करती है ट्रेनिंग से, ताकि वो जो काम है वो वेस्टेज कम हो, इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो उसके बाद तो जब भी एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है, उसके बाद उसे जॉब पे कुछ काम, मतलब कि कुछ टाइम तक उसे वो करने दिया जाता है, उसकी इवैल्यूएट करी जाती है, फिर परफॉर्मेंस। फिर उसके मतलब कि कुछ टाइम के बाद इवैल्यूएट की जाती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स दोनों तरीकों से हो सकती है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अप्रेजल किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ही यही होता है कि किसी की जॉब को इवैल्यूएट करना। इट मीन्स इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट या फिर पास्ट परफॉर्मेंस, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो इसमें क्या रहता है, इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन to address career related issues and promotional avenues for their employees. Managers need to design activities to serve employees long term interest also, कि long term interest अपना सर्व करे, जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एनकरेज रहे, ग्रो करे, अपना पोटेंशियल यूज करे। तो प्रमोशन इसीलिए दिया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहे और अपने काम को और अच्छे तरीके से करे। तो प्रमोशन में क्या होता है कि पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन में क्या रहता है, वेज और सैलरी प्लान्स होते हैं किसके, एम्प्लॉयज के। इसमें बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। कॉम्पेंसेशन रेफर करता है टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे, जो भी पे की गई है या फिर रिवॉर्ड्स दिए गए हैं एम्प्लॉयज को। ये फाइनेंशियल पेमेंट्स होती है, जैसे कि वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, इंसेंटिव्स, कमीशंस, बोनसेस या कोई और इनडायरेक्ट पेमेंट
दी गई है, जैसे कि इंश्योरेंस पेड किया गया या वेकेशंस पे की गई है, वो सब भी किसमें आ जाएगा, हमारा कॉम्पनसेशन में ही आ जाए। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड होती है और ये टाइम बेस्ड भी होती है। A time-based plan means salary and wages are paid either daily, weekly या monthly या फिर annually, टाइम के अकॉर्डिंग पे होती है। परफॉर्मेंस बेस्ड जो होती है कि जो आपकी पीस वर्क के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे की जाए। जैसे कि वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट, जितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा वो उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट मिलेगी, तो ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो गई। तो उसको उस प्लान उस मेथड के अंदर कैलकुलेट किया जाए। और अगर कॉम्बिनेशन रहता है टाइम बेस्ड प्लस इंसेंटिव फॉर हायर परफॉर्मेंस, तो वो भी इसमें हो सकता है मोटिवेट करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सैलरी वगैरह जो भी है हम इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है, बोनसेस हो गए या एम्प्लॉय बेनिफिट हो गए। तो ये हमारा स्टाफिंग प्रोसेस था। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग। आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और आपको समझ आया तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।